बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 501 लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 23। बेसिकली आपके फाइनल टर्म का सिलेबस है लेक्चर 23 to 45। आज की वीडियो में लेक्चर नंबर 23 कराऊंगी और डिटेल में बताऊंगी कि आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सीरीज़ वाइज आज लेक्चर में कोशिश करूंगी कि बना लूँ, ठीक है। टू द पॉइंट मेन बातें बताऊंगी जिससे आपका पेपर भी अच्छा हो जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो जाए और आपको समझ भी अच्छे से आ जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर सिर्फ दो चीज़ें हैं, ठीक है। पूरे लेक्चर के अंदर एक बेसिस और दूसरा स्केलर। देखिए हमारे पास ये है वेक्टर स्पेस की बेसिस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कोई भी स्केलर है, ठीक है, C1 C2 सो ऑन। अब यही दो चीज़ें आपके पूरे लेक्चर के अंदर घुमा फिरा के यूज़ करें, तो इसको आपने अच्छे से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब आपके पास में भी आगे जाके बेसिस का नाम कोई और हो जाए, स्केलर का नाम कोई और हो जाए, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो बेसिस होती हैं, एक बेसिस और एक वेक्टर लेते हैं। जैसे कि देखिए B1 C1, ठीक है, फिर अगली बेस अगला वेक्टर स्केलर B2 C2, ऐसे सो ऑन हम लेके जाते हैं और दरमियान में प्लस आता है। ये इसकी फॉर्म है और यही इस लेक्चर के अंदर जस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप कर दे। और आपको कह सकते हैं कि सॉल्व आउट करके बताएं कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। अब देखिए आंसर अगर 0 आ जाता है तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट है। तो कह रहे हैं कि ये सॉल्व आउट करके आंसर अगर 0 आ गया तो ये इंडिपेंडेंट है, अगर 0 नहीं आया तो डिपेंडेंट है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आपको बेसिस दे देंगे, वेक्टर दे देंगे और कहेंगे बताएं कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसको भी आगे करते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या चीज़ है? सेम कोऑर्डिनेट जो ऐसे ही है जैसे हमारे पास स्केलर है। इसमें देखिए अगर बेसिस है ना ये, ठीक है, B1 B2 सो ऑन, तो कोऑर्डिनेट इसके क्या होते हैं? ये जो चीज़ होती है ये वाली C1 सो ऑन, जिसको हम स्केलर अभी पढ़ रहे थे। अब मैंने आपको बता दिया है कि दो चीज़ें, एक हमारे पास बेसिस और एक स्केलर, ठीक है। अब ये देखिए स्केलर को कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जब हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे इसको तो थोड़ी सी चेंजिंग होगी। इसमें क्या होगी? देखिए हम स्केलर में क्या कह रहे थे, C1 कॉमा से ऐसे C1 C2 C3 सो ऑन, ऐसे हम कहते थे ये स्केलर है। अब ये कह रहे हैं कि ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका भी यही मतलब है। लेकिन जब हम B के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, अगर आपको दे देते हैं क्वेश्चन कहते हैं कोऑर्डिनेट्स लिखें, तो बिल्कुल आसान सी बात है। सिंपली आपने जो वेक्टर का नाम है वो लिखना है। लेट्स सपोज कि वेक्टर का नाम x है, तो हम लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, B कोऑर्डिनेट XB इज इक्वल टू, अब यही नंबर जो यहाँ पे लिखे हैं इसको आपने ऐसे कॉलम में लिख लेना है, ठीक है। ये सिंपली इसकी कोऑर्डिनेट है। अच्छा, अब देखिए वही चीज़ आ गई है बार बार कि आपके पास B बेसिस है B1 B2, ठीक है, दो बेसिस हैं, तो रीजन कौन सा है? आर स्क्वायर। अब आपको इनको बताने की जरूरत नहीं है कि इसका रीजन आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर है क्योंकि ये देखिए दो बेसिस है, R की पावर 2, अगर 3 होते तो 3 R3 होता, ठीक है। ये आपसे MCQs भी पूछ सकते हैं। वेयर B1 ये है, B2 ये है, और क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ये। अभी मैंने आपको बताया है कि कोऑर्डिनेट के अंदर ये जो वैल्यू होती है कॉलम में, ये C1 C2 होती हैं। अब अपने x फाइंड आउट करना है, तो आपको फ़ौरन पता लग जाना चाहिए कि ये बात हो रही है B1 एक बेस की, एक वेक्टर की और स्केलर की, B2 C2 ऐसे। तो सिंपली B1 हमने लिखना है C1 की जगह पे। अब हमारे पास C, मैंने कहा था कि ये कोऑर्डिनेट के अंदर C होता है, तो ये C1 है, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू आ जाएगी -2। सेम C2 हमारे पास है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब B1 B2 की जगह पे हमारे पास B1 और B2 वाले आ जाएंगे वेक्टर, ये जो बने हुए, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पे लिख देना है। अब हमने इसको -2 को मल्टीप्लाई करना है, देन 3 को, और देन हमने इसको प्लस करना है, और ये जो आंसर आ जाएगा ये x का आ जाएगा। और पूरे लेक्चर के अंदर यही चीज़ ये यूज़ होगी, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या कह रहे हैं? बेसिस। अब s इज इक्वल टू दिस वन, अब इसका नाम s हो गया और ये जो चीज़ है ये बेसिस है, इसका नाम V1 V2 V3 हो गया। जस्ट चीज़ वही है, कंसेप्ट चेंज हो गया। अब यहाँ पे 3 है, ठीक है, v की वैल्यू है, तो इसकी स्पेस भी हमारे पास R3 हो जाएगी, ठीक है। अब V1 भी गिवन है, V2 भी गिवन है, V3 भी गिवन है। सिंपली क्या कह रहे हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू s। तो देखिए हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाले हैं, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर अभी मैंने बताया था कि C1 C2 C3 हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो सबसे पहले हम C1 C2 C3 निकालेंगे, फिर उनको हम इस तरह कॉलम के फॉर्म में लिख लेंगे, तो हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है, ठीक है। और दूसरे में हमने क्या करना है? फाइंड द वेक्टर V इन R3,
कह रहे हैं कि ये जो R3 स्पेस है इसमें वेक्टर V फाइंड आउट करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स वेक्टर रिस्पेक्ट टू बेसिस S इज दिस, जिसके हमारे पास S की वैल्यू ये आती है। यानी कि अगर S की वैल्यू ये आती है तो उसके वेक्टर्स क्या होंगे। सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व आउट करते हैं। वही फार्मूला, एक वेक्टर एक स्केलर लेंगे, फिर प्लस करेंगे, दूसरा वेक्टर दूसरा स्केलर, प्लस सो ऑन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 3 वैल्यू है 1 2 3, तो ये देखिए 3 दफ़ा प्लस होगा 1 2 3। अब हमारे पास ये वेक्टर गिवन थे v1 v2 v3, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया, ये v1 v2 v3, और हमने फाइंड क्या करने थे, कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए हमें c1 c2 c3 चाहिए, तो c1 c2 c3 को एज इट इज़ लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जिस वेरिएबल के इक्वल है, ठीक है, वो लिखना है। तो हमारे पास कह रहे हैं कि आंसर हमें गिवन है, 9 को एज इट इज़ लिख लिया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे जब हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 c1 2 c2 3 c3, तो ये देखिए ये ऐसे आ गया। अब हम सेकंड को सेम एज इट इज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 c1 9 c2 एंड 3 c3। ये सेम हम थर्ड को करेंगे, थर्ड को करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 इज इक्वल टू 1 c1 0 c2 एंड 4 c3 दैट इज इक्वल टू दिस वन। आपके पास तीनों इक्वेशंस आ गई हैं, अब अपने c की वैल्यू को यहाँ से निकालना है। अब आप इसको समझें, यहाँ पे c1 c3 इज इक्वल टू 9 है, c1 c2 c3 तीन वैल्यू है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन 3 देखिए, यहाँ पे कम स्केलर है c1 c3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेनी है। लेट्स सपोज कि हम c1 की निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 c3, ठीक है। बाकी वैल्यू दूसरी साइड पे चल जाएंगी। अब हमने इस c1 की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में पुट करना है। जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस c3, ये देखिए c1 की जगह पे यहाँ पे, ठीक है। बाकी प्लस c2 प्लस 3 c3 इज इक्वल टू 5, ये अलग चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी 2 c2 माइनस c3 इज इक्वल टू -4, 9 माइनस 4 c3, ये c1 की वैल्यू है, ठीक है। ये 2 c1, ये वाली 2 c1 प्लस 9 c2, ये देखिए 9, ये बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 c2 दिस वन, ठीक है, -5 c3 इज इक्वल टू -19। अब हमने देखा कि ये जो दो इक्वेशंस अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है, दोनों में c2 c3 आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों में से एक वैल्यू काट जाए c3 या c2 की, इससे ये होगा कि हमारे पास एक वैल्यू निकल आएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, इसको 10 c2 माइनस 5 c3 इज इक्वल टू -20 आ जाएगा, ठीक है, ये वाली इस इक्वेशन में। अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो इक्वेशन आ गई है इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे ये होगा कि ये भी 5c3 है 5c3 है और साइन सेम है, तो माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे, और ये आपस में 5c3 और 5c3 कैंसिल हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। आपके पास 10c2 प्लस 9c2 है, तो आपके पास प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 9 गए 1 आ जाएगा, और 1c2 इज इक्वल टू 20 में से 19 गए 1 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आ जाएगा, डेट इज, ठीक है। c2 की वैल्यू -1 आ जाएगी। c2 की वैल्यू को इक्वेशन 4 में इसलिए पुट करेंगे कि यहाँ पे c2 की वैल्यू पुट करेंगे तो c3 की वैल्यू निकल आएगी। तो c2 की वैल्यू पुट की, c3 की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल आ गई। अब 2 और 3 की वैल्यू आ गई है, अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास पार्ट 1 में हमने क्या फाइंड करने थे, कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये c1 c2 c3, तो इसको हमने कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है, तो v ऑफ s लिखेंगे, ये वेक्टर जो है उसका नाम s है, और ऐसे लिख देंगे। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आप इसको ठीक है छोटी ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर इसको आप सेट की मैट्रिक की फॉर्म में लिखते हो तो आप फिर इसको ऐसे लिखोगे 1 - 1 2, तो दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है, आंसर सेम है। अब हमने बताना है कि जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है उसकी बेसिस ये है रिस्पेक्ट टू s, तो उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था, v इज इक्वल टू c1 v1 c2 v2 c3 v3, इसके लिए हमारे पास c1 c2 c3 हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, वही वैल्यू पुट की, v1 v2 v3 वेक्टर भी क्वेश्चन में गिवन थे, जो वो एज इट इज़ लिखे, सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल है, इसमें हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालने हैं, यानी कि हमने
क्या निकालना है, C1 C2 C3 निकालना है और उसको एक कॉलम की फॉर्म में मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है या फिर ब्रैकेट की फॉर्म में, और पोलिनोमियल गिवन। अब यहाँ पे पोलिनोमियल वाली कंडीशन में सिंपली क्या होता है, हमारे पास कंडीशन क्या होती है, C1 V1 C2 V2 C3 V3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो A है ये C1 की वैल्यू है, ये जो A1 है ये C2 की वैल्यू है, और ये जो A2 है ये C3 की वैल्यू है, और ये जो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, V1 है, ये हमारे पास V2 है, और ये हमारे पास V3 है। ना भी गिवन हो हमें पता चल जाता है, लेकिन x3 x1 x, ठीक है, V1, और यहाँ पे भी ये चीज़ गिवन है बेसिस की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास ये V1 क्या है 1, और यहाँ पे V1 की जगह 1 पुट करेंगे, V2 की जगह पे x पुट करेंगे, और V3 की जगह पे x² पुट करेंगे। अब C1 C2 C3 हमने फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये A0 A1 A2 ये जो C1 C2 C3 है, तो हमने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। सिंपली आपने इसको लिखना है, या आप इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, या आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो। दानू इसलिए बता रही हूँ कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। हर एग्जांपल में ये चेंज करके पूछ रहे। सेम इसमें भी आपने कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालने हैं, पॉलिनोमियल गिवन है, रिलेटिव सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन है, तो ये आपने खुद करना है। अच्छा, नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ ए रिलेटिव टू द बेसिस। अब इसमें वही बात हो रही है, जस्ट चेंजिंग यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करने हैं, यानी कि C1 C2 C3 ही फाइंड करने हैं। अब हमारे पास बेसिस क्या होगी, A1 A2 A3। अब हमारे पास हो जाएगा A1 C1 A2 C2 A3 C3। क्यों, क्योंकि हमारे पास वेक्टर और स्केलर का मल्टीपल होता है फिर प्लस होता है। अब यहाँ पे वेक्टर हमारे पास वेक्टर स्पेस में A1 A2 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मसला है कि ये जो A है ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है, पहले तो ये सिंपल वैल्यू थी, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो वही A1 A इज इक्वल टू C1 A1 A C2 A2 C3 A3, ठीक है, लिख लेना है। अब A आपको गिवन है, A1 A2 सारा गिवन है, C1 C2 C3 को एज इट इज लिखना है। अब इस C1 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है, चैप्टर 1 मैट्रिक में, वैसे ही करनी है, ठीक है। सॉल्व आउट करना है और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल है पहली इक्वेशन, और ये जो चीज़ है, ठीक है, ये 0 के इक्वल है दूसरी इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है ये इसके इक्वल है, आप लिख लेना, ये कंपेयर करें, ठीक है, सेम। और इस तरह से हम सारी वैल्यू को एक दूसरे में पुट करके C1 C2 C3 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और हमने फाइंड आउट क्या करना था, वेक्टर कोऑर्डिनेट, तो हमने उसको सिंपली इस तरह से इस फॉर्म में लिख लो या मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो, मतलब एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको छोड़ दें, ग्राफ वगैरह आपके पेपर में नहीं आते, इस पर टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अच्छा, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स इन Rn, कि अगर हमारे पास Rn स्पेस है यानी कि एक से ज़्यादा स्पेस है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, वही चीज़ है, बेसिस होगी, कोऑर्डिनेट्स होंगे, सारा वही। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास B1 है, आपको पता है ये बेसिस गिवन है B1 B2, और x भी गिवन है एंड b, तो आपको क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालें, यानी कि C1 C2 C3 निकालें। तो हमारे पास क्या कंडीशन थी, C1 V1 प्लस C2 अब यहाँ पे देखें B नाम यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास आएगा C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस C3 B3, बात वही है, जस्ट वेरिएबल चेंज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये C1, तो B1 की जगह पे ये B1 की वैल्यू, C2 B2 की जगह पे B2 की वैल्यू इज इक्वल टू x, हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ऐसे करेंगे सिंपली, इन चीज़ों को B जो चीज़ें जो ये इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, C1 C2 को इलाक कर लेंगे, 5 और 4 को इलाक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है ना, तो हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड, ठीक है। अब ए मॉड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 2 1 जार 2 1 माइनस 1 1 1 जार 1, और साइन आएगा माइनस का, सेंटर में माइनस होता है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 3। और एडजॉइन में हम क्या करते हैं, इनकी प्लेसेस चेंज करते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, तो ये देखें 1 और 2, और इन वाले के साइन चेंज करते, तो यहाँ पे हमारे पास -1 है तो +1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड, तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इनवर्स, इसको ऐसे लिखेंगे। अब हमने मैट्रिक का इनवर्स ले लिया, ठीक है। ये अब हम ये इसको दूसरे बी वाले मैट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 से, तो सॉल्व आउट करके 3 2 आ जाएगा। ये हमारे पास C1 C2 की वैल्यू आ गई है। अब आपने लिखना है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो x है, ठीक है, x नाम है वेक्टर का, और b के अलोंग कर रहे हैं, तो b इज इक्वल टू C1 C2। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ब्रैकेट की फॉर्म में लिख सकते हो,
ठीक है, कभी ये ब्रैकेट की फॉर्म में लिख रहे हैं, कभी ये मैट्रिक की फॉर्म में लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, आप ऐसे लिखो वैसे, वही चीज़ बार बार एक ये यूज़ हो रही है और वही कोऑर्डिनेट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट इसको बस आप रीड आउट कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 9। इसमें क्या कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट वेक्टर को यूज़ करना है और वेरीफाई करना है कि ये जो पोलिनोमियल्स हैं और ये जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। हमारे पास ये देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे t वाला पोर्शन कुछ भी नहीं है यानी कि 0 है, और 2t² हमारे पास 2 है, तो 1 0 2। यहाँ पे क्या है 4 1 5, 4 1 5। यहाँ पे क्या है 3 2, और यहाँ पे t² वाला पोर्शन नहीं है यानी कि 3 2 0 है। ठीक है, ये हमारे पास बन के पॉइंट वेक्टर के। ठीक है, अब हमने इन सारे वेक्टर को लिख लेना है, 1 को हमने लिखना है, तो यहाँ पे क्या है 1 0 2, 1 0 2 को हमने ऐसे लिख लेना है, 4 1 5 इसको हमने कॉलम की फॉर्म में ऐसे लिख लेना है। सेम हमने इसको लिख लेना है सेम कॉलम की फॉर्म में 3 2 0 को, क्योंकि ये ब्रैकेट की फॉर्म में है। ठीक है, हमने इसको कॉलम में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे लिखते थे, बी के कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखते थे या फिर ऐसे लिखते थे, तो ये इस फॉर्म में लिखे हुए यहाँ पे, तो इसको हम जब कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। देन ये हमारे पास कॉलम की फॉर्म में ऐसे लिखने होंगे। ठीक है, रो वाइज नहीं लिखने होंगे। यहाँ पे 0 होगा, इसको रिड्यूस करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया कि रो ऑपरेशन कैसे करते हैं। सेम अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डायगनली यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे हमारे पास 0 बच गया है। ठीक है, अब ये हमारे पास 0 बच गया यानी कि हमारे पास कॉलम क्या है, डिपेंडेंट है, और हमने यही प्रूव करना था, हमारे पास प्रूव हो गया है, बस इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। थी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास v1 v2 गिवन है, x गिवन है, और हमारे पास क्या कहा गया है, स्पेन है v1 v2। अब जब स्पेन की बात होगी तो हमने क्या करना है, c1 c2 v1 v2 इसी फॉर्म में लिख के वैल्यू को पुट करना है, और पुट करने के बाद इसको हमने सॉल्व आउट ऐसे नहीं करना मैट्रिक की फॉर्म में लिखे, इसका रो ऑपरेशन करना है। तो सिंपली हमने इसको लिख लेना है, ये 3 6, इसको एक कॉलम में, इसको एक में और इसको एक में। ठीक है, तीनों को कॉलम में लिख लिया, रो ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे डायगनली हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है। अब जो हमारे पास वैल्यू बच रही है वो c की वैल्यू है, तो ये देखिए ये c1 की वैल्यू है, ये c2 की वैल्यू है, और यहाँ पे c3 की वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 है। तो जस्ट हमारे पास ये 2 वैल्यू आ गया c1 की और 3 आ गया c3 की। ये किस केस में होगा, जब हमारे पास स्पेन का जिक्र होगा। सेम एक और एग्जांपल है, b1 b2 b3 गिवन है, x गिवन है, और आपने बताना है कि जो b है वो बेसिस है R3 की। तो ये हमारे पास क्या कह रहे हैं, बाय इन्वर्टिबल मैट्रिक थ्योरम पे b इज इन्वर्टिबल एंड इट इज कॉलम फॉर बेसिस R3। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास R3 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक फ्रॉम b टू स्टैंडर्ड बेसिस। चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकालना है फ्रॉम b टू स्टैंडर्ड बेसिस, सेम एज इट इज, इसको आपने ऐसे लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 0 0 को एक कॉलम में लिखा, इसको दूसरे में और इसको तीसरे में, सेम एज इट इज लिख के छोड़ देना है। ठीक है, ये इसकी चेंज ऑफ मैट्रिक कोऑर्डिनेट टू मैट्रिक फॉर्म होती है। ठीक है, तीसरे में हमें क्या कह रहे हैं, राइट द इक्वेशन दैट रिलेट टू एक्स इन R3 टू XB। अब यहाँ पे कह रहे हैं सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, XB की लिखनी है जो R3 से रिलेट करे, तो PB XB यानी कि ये वाली फॉर्म साथ XB आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड एक्स बी। अब एक्स यहाँ पे देखिए ये नहीं कह रहे कि क्या निकालें, यहाँ पे कह रहे हैं एक्स बी निकालें, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि ये बात हो रही है c1 c2 c3 को निकालने की। तो हमने यहाँ से c1 c2 c3 फाइंड आउट करना है। ये भी आप पीछे पढ़ चुके हो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपली आपने इसका रो ऑपरेशन करना है, और ये इस तरह से आप ये जो वैल्यू होती है ये c1 c2 c3 की आ जाएगी। इसको आपने या इस तरह से मैट्रिक की फॉर्म में लिखें या ब्रैकेट की फॉर्म में लिखें। ठीक है, सेम ये भी आपके पास ऐसे ही होगा, ये भी आपने खुद करना है। एक्सरसाइज आ गई है, ये आपने खुद करनी है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास वेक्टर है x, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है, यानी कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है c1 v1 प्लस c2 v2 c3 v3 सो ऑन, यानी कि ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। आप कह रहे हैं कि एक्स बी आपको गिवन है, एक्स बी यानी कि c1 c2 गिवन है, यानी कि ये जो चीज़ है ये c1 है, एक्स बी इसको c1 कहते हैं, इसको c2 कहते हैं, इसको v1 कहते हैं, इसको v2 कहते हैं। तो सिंपली c1 v1 को मल्टीप्लाई करना है, c2 को v2 को मल्टीप्लाई करना है, और एंड में प्लस करना है, और जो आंसर आ जाएगा वो लिख लेना है। ठीक है, सिंपली। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब आपने कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, यानी कि c1 c2 को फाइंड आउट करना है, और b1 b2 गिवन है। तो ये देखें b1 हमारे पास फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू c1 b1 c2 b2। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास b1 b2 गिवन है और x भी गिवन है। सिंपली वैल्यू को
लिखना है और सॉल्व आउट करके कंपेयर करना है C1 C2 की फॉर्म में इक्वेशंस आ जाएंगी, उनको सॉल्व आउट करके आपने निकालना है। ठीक है, सारे पार्ट एज इट इज करने हैं। कुछ हमारे पास 2 डायमेंशन है आर स्क्वायर की फॉर्म में, ये आर क्यूब की फॉर्म में, सेम वही मेथड होगा, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या कहा गया है, फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक। चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक निकालने हैं बी टू स्टैंडर्ड बेसिस इन आर एन। तो चेंज इनमें हमने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को एक ही मैट्रिक के अंदर लिख लेना है, बस सिंपली। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड एक्स बी निकालना है, यानी कि आपने C1 C2 निकालना है। ठीक है, और गिवन क्या है आपको, एक्स एंड बी गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको B1 गिवन है, ये आपको B2 गिवन है और ये आपको x गिवन है। तो फार्मूला है x इज इक्वल टू C1 B1 C2 B2। तो आपने क्या करना है, B1 की जगह पे B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे साइड पे C1 C2 की फॉर्म में आपके पास मैट्रिक आ जाएगा, उसको आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और सॉल्व आउट करके C1 C2 निकालना है और उसको एंड पे आपने इस तरह से इस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बी, ये पोलिनोमियल गिवन है, बेसिस गिवन है, आपने कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालने हैं। ये नहीं कि आपने क्या निकालने हैं, रिलेटिव टू द बी का जिक्र हो रहा है, तो रिलेटिव टू बी वाला मेथड यूज करना है। इसमें V1 V2 V3 गिवन है, आर स्क्वायर बट डू नॉट फॉर्म अ बेसिस, फाइंड 2 डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। तो इसके लिए आपने वही इसको मैट्रिक की फॉर्म में लिखना है, इसका रो ऑपरेशन करना है और आपके पास ये एक चीज़ जीरो, ठीक है, सॉल्व आउट करके जो आएगी आ जाएगी। ठीक है, सेम आपके पास ये दो V1 V2 गिवन है। ठीक है, और आपको कोऑर्डिनेट मैपिंग करनी है। ठीक है, ये सारा करना है, फाइंड इट। ये सारा स्पेन वाला भी जो आपने लास्ट में एग्जांपल किया, स्पेन वाले मेथड से करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में जो आपने की हैं सिंपली एक फार्मूले पर डिपेंड करती थी, जस्ट वैल्यू चेंज करके इन्होंने दे दी। तो कंसेप्ट को समझना है, हो कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मुझे आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट में बताना है कि इसके नेक्स्ट लेक्चर बनाए जाएँ या नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, आप देखते हो नहीं।